नमस्ते मित्रों, टारगेट कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हम जो राजस्थान के भूआकृति प्रदेश अपन कर रहे हैं, उसके अंदर कल अपन ने जो बात की थी, वो पहले बात की थी कि पूरी की पूरी पृथ्वी है, जो स्थल भाग था उसको किस नाम से जाना गया था? पेंजिया। स्थल भाग को किस नाम से जाना गया? पेंजिया। और जल भाग था उसको क्या आता है? पेंथालासा। पेंजिया कितने भागों में टूट गया था? 2 भागों। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का और किस नाम से जानते हैं? लोरेंसिया के नाम से अंगारा लैंड को जानते हैं। ठीक है, ये अपन ने बात की थी। फिर अपन ने बात की थी जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके अंदर एक 10 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा किस जिले से गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। और ये कौन सी सीमा का निर्धारण करती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा जो किसको है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। पहला भाग क्या कहलाता है? शुष्क शुष्क रेतीला प्रदेश। और दूसरा किस नाम से जानते हैं? अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क रेतीला जो प्रदेश है, इसको अपन ने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। पहला भाग बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, ये किस नाम से जानते हैं? इर्ग के नाम से जानते हैं। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को अपन किस नाम से जानते हैं? हमादा के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर अपन ने बात की थी कि दूसरा जो है अर्धशुष्क, इसको कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। पहला भाग कौन सा था? सगर प्रदेश। दूसरा शेखावाटी प्रदेश। तीसरा नागौरी उच्च भूमि। और चौथा गोडवार प्रदेश। फिर अपन ने बात की थी कि जो थार का जो मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल है, वो इसका विश्व में कौन सा स्थान है? 70वां स्थान। किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर पहला। जैव विविधता और जनसंख्या के आधार पर पहला स्थान है। और कुछ किया था? यही बातें थी। ठीक है, तो ये अपन ने बात की थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो बताओ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वह कैसी पाई जाती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? शुष्क जलवायु है, शुष्क ही है केवल। भागों में ही 2 भागों में बांटा है, तो शुष्क होगा और अर्धशुष्क, दोनों ही होगी। तो इसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु है वो शुष्क और अर्धशुष्क है। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कितने भागों में बांटे थे? 2 भागों में। उसने कितने भाग किए थे? एक भाग क्या कहलाया और दूसरा भाग अर्धशुष्क। तो बताओ शुष्क वाला जो हिस्सा है, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था कोपेन। क्या नाम था? कोपेन। तो कोपेन ने क्या दिया है? जलवायु का वर्गीकरण। कोपेन ने जलवायु का क्या किया है? वर्गीकरण किया। अब कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है, तो बताओ इसने पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है, इसमें शुष्क वाला जो भाग है, उस शुष्क वाले भाग को किस नाम से जाना है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा ने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। उसमें पहला भाग कौन सा है? शुष्क रेतीला प्रदेश। शुष्क रेतीले प्रदेश को कोपेन ने किस नाम से जाना है, या किस नाम क्या बताया है? और अर्धशुष्क को किस नाम से बताया है? ऐसे नहीं था, मैं पूछ रहा हूं, उसी का बताना होगा, है ना।
कोपेन का तो ये तो AW, BW और CW, GW है। अपन अपन पूछ रहे हैं कि शुष्क रेतीला प्रदेश है, इसको किस नाम से डाल बताया था उसने? नहीं पता है ना? तो मैं बताऊंगा तो BWS H या S, BWHW, BWHW, क्या मतलब हुआ इसका? BWSW को क्या बोलते हैं? अर्धशुष्क बोलते हैं। एक होता है BSHW, BS, एक होता है BWSW और एक होता है BSHW। कितने भाग हैं? 2 भाग है। तो बताओ BW, कोपेन ने BWSW को क्या बोला है? उष्णकटिबंधीय, 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 उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय शुष्क या मरुस्थलीय, शुष्क हो गया, मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। कोपेन ने इस वाले भाग को किस नाम से बताया है? उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। और बताओ BSHW को क्या बताया है? बस इतना ही होगा, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। ये बात किसने बताई है? कोपेन ने बताई। ठीक है, अब बताओ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा जो है वो कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा? 10 से 20। पूर्वी सीमा, इस मरुस्थल की पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर, लगभग 20 से 40 भी बोल सकते हैं या 25 से 50 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर तो पूरे 2 भागों में बांटती है। फिर इसकी जो ये पूरा का पूरा हो गया, इसकी पूर्वी सीमा है। इस पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा तो अपन को पता है, ये वाली सीमा तो 10 है, जैसलमेर वाली। तो फिर बीच में कितनी है? 25। ठीक है, और उसके बाद में इस साइड में पूर्वी पूरा विदर्भ तो आएगा, पूर्व सीमा की तरफ जाएंगे तो लगभग अरावली के नजदीक वाला भाग हो गया। ठीक है, और अरावली के नजदीक वाला भाग आप 20 से 40 भी कह सकते हैं और 25 से 50 भी कह सकते हैं, 20 से 40 भी कह सकते हैं और 25 से 50 भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस 20 से 40 इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण ये वर्ष समवर्षा रेखा निर्धारित करती है, पूर्वी सीमा। ठीक है, और पश्चिमी सीमा, समझ में आ गई बात? पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी समवर्षा रेखा करती है और पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी समवर्षा रेखा करती है? ये बात क्लियर है क्या? यहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? हैं? जीरोफाइट। जीरोफाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मरूदबिद। क्या बोलते हैं? मरूदबिद। मरूदबिद या क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। मरूदबिद या जीरोफाइट क्या पाई जाती है? यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। किस एरिया में? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। फिर अगर पूछा जाए कि यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हैं? वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं पूछ रहा हूं। रेतीली बलुई मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी। यहाँ पे मिट्टी
किस प्रकार की पाई जाती है? तो रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? और एंटीसोल, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल और एरिडोसोल। एंटीसोल और एरिडोसोल, एक नाम आता है एरिडोसोल और एक एंटीसोल और एरिडोसोल। इस प्रकार की मिट्टी का वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो किया था। ठीक है, अच्छा, फिर अगर यहां आपसे बात की जाए तो इस एरिया के अंदर जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? कौन सी नदी है? लूणी है ना। तो एक नदी होगी यहाँ पे इस एरिया के अंदर, वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी होगी? तो लूणी यहाँ की मुख्य नदी होगी। इसकी इस एरिया की प्रमुख नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। इस एरिया की मुख्य नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी है। और कोई है क्या, याद आ गया? और कोई नहर आती है क्या? तुम दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा कि राजस्थान में और कौन सी नहर आ रही है। सुखा एरिया एक ही तो नहर है? IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना ही तो है? तो इंदिरा गांधी नहर है यहाँ पर, मुख्य नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर को और किस नाम से जानते हैं? राजस्थान नहर। और राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? जीवन रेखा भी इसको बोलते हैं, मरुगंगा भी इसको बोलते हैं, मरुगंगा भी बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ये बातें कुछ है जो लिख लो आप। लिखो पहला पॉइंट, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वो सारा बताऊंगा आपको, सारा का सारा 7 भागों में जितना भी वर्गीकरण किया हुआ ना, वो वर्गीकरण कोपेन अलग से पढ़ाऊंगा मैं। कोपेन जब आएगा जलवायु पढ़ाऊंगा ना, अभी क्यों पढ़ रहे हो? जलवायु का टॉपिक आएगा तब पढ़ाऊंगा ना कोपेन। अभी जितना पढ़ाया उतना ही ध्यान दो। जलवायु अलग टॉपिक है, पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन जलवायु। ठीक है, तो लिखो पहला पॉइंट लिखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, कोपेन के अनुसार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में BWSW, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में BWSW तथा BSSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। BWSW तथा BSSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में BWSW तथा BSSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब नीचे लिखो BWSW, पहला लिखो BWSW, उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय शुष्क, शुष्क के कोष्ठ के मरुस्थलीय लिख लो, जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। शुष्क के कोष्ठक में लिख लो मरुस्थलीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। और 2 नंबर पर लिखो BSSW, उष्णकटिबंधीय अशुष्क जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय अशुष्क जलवायु प्रदेश।
2 नंबर पे BSSW, इसमें ये लिखना उष्णकटिबंधीय, ये ऊपर वाला अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जो लिखा था उसके नीचे अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। फिर नेक्स्ट है, लिखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मरुदभिद, कोष्टक में लिखो जीरोफाइट, मरुदभिद और कोष्टक में लिखो जीरोफाइट। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मरुदभिद या जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। फिर लिखो मृदा के वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार, मृदा के वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मृदा के वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार एंटीसोल तथा एरिडोसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एंटीसोल तथा एरिडोसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एंटीसोल तथा एरिडोसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एंटीसोल तथा एरिडोसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एरिडोसोल तथा एंटीसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फिर लिखो इस प्रदेश की मुख्य नदी लूणी है, इस प्रदेश की मुख्य नदी लूणी है। इस प्रदेश की मुख्य नदी लूणी है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य नहर, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य नहर इंदिरा गांधी नहर है, जिसे मरुगंगा के नाम से जानते हैं, जिसे मरुगंगा के नाम से जानते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विश्व का शक्तिग्रह कहते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विश्व का शक्तिग्रह कहते हैं। बताओ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो है विश्व का शक्तिग्रह कहते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विश्व का शक्तिग्रह कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो ढाल है वो किस तरफ है, पश्चिम से पूर्व की ओर है क्या, उत्तर पश्चिम से, ऐसे बताओ तो। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल किस तरफ, दक्षिण पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। लिखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है।
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। हो गया। अब लिखो अर्ध शुष्क प्रदेश। दूसरा नंबर पे लिखो अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश किसको बोलेंगे? अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाले क्षेत्र को अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं। लिखो अर्ध शुष्क प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित 20 से 40 सेंटीमीटर अरावली पर्वतमाला के 20 से 40 सेंटीमीटर कोष्ठक में लिखो 25 से 50। 20 से 40 तो कोष्ठक में लिखो 25 से 50 सेंटीमीटर। 20 से 40 और कोष्ठक में लिखो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, औसत वर्षा होती है। ऐसे लिखो औसत वर्षा 20 से 40 या 25 से 50, कभी 20 से 40 हो जाती है तो कभी 25 से 50 हो जाती है। औसत वर्षा होती है, उसे अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं। बताओ अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी वर्षा रेखा करती है? या 25। अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा, दो प्रदेश बताइए, इसका बीच में कौन सी है? 25। तो इस प्रदेश की BSSW की पश्चिमी सीमा क्या है? 25 है। तो अर्ध शुष्क प्रदेश की ये कौन सा है? अर्ध शुष्क प्रदेश है। इस अर्ध शुष्क प्रदेश की ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो पश्चिमी सीमा कौन सी वर्षा रेखा है? 25 सेंटीमीटर है ना। तो लिखो अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तथा पूर्वी सीमा 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निर्धारित करती है। क्या लिखा? ये कौन सा क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है? अर्ध शुष्क क्षेत्र। इस अर्ध शुष्क क्षेत्र की कौन सी सीमा? पश्चिमी सीमा। कौन सी समवर्षा रेखा निर्धारित करती है? 25 सेंटीमीटर। तो लिख लिया ना कि 25 सेंटीमीटर निर्धारित करती है, जबकि पूर्वी सीमा 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निर्धारित करती है। जबकि पूर्वी सीमा 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निर्धारित करती है। ये हो गई 25 और इधर वाली होगी 40। ठीक है। अब लिखो अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। घगर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। पहला कौन सा है? घग्गर प्रदेश। नंबर 2 पे लिखो शेखावाटी प्रदेश।
नंबर 3 पर लिखो नागौरी उच्च भूमि और नंबर 4 पे लिखो गोडवाड़ प्रदेश। बताओ घग्गर प्रदेश किसको कहते हैं? घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं स्थानीय भाषा में? घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? हैं? नाली। घग्गर नदी के किस नाम से जानते हैं? नाली के नाम से जानते हैं। तो घग्गर प्रदेश किसको बोलते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ को पूरे कोई, या घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र इन मैदानी क्षेत्रों में है, उस प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? घग्गर प्रदेश के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं घग्गर प्रदेश? गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया और अनूपगढ़, ठीक है। इनका, इसमें घग्गर नदी का क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। तो इसका जो मैदानी प्रदेश है, इन तीनों का जो मैदानी प्रदेश है, उस मैदानी प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? घग्गर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो लिखो, पहला हेडिंग डाल दो घग्गर प्रदेश। घग्गर नदी द्वारा गंगानगर, घग्गर नदी द्वारा गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा अनूपगढ़ में निर्मित मैदानी प्रदेश को घग्गर प्रदेश कहते हैं। फिर अपन ने बात की कि घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? नाली। तो लिखो, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं। घग्गर प्रदेश है वो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है नहरों से। घग्गर प्रदेश जो है वो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। किस आधार पर? नहरी दृष्टिकोण से। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कोष्टक में नहरी क्षेत्र से पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा? घग्गर प्रदेश। घग्गर प्रदेश नहरी दृष्टि से, घग्गर प्रदेश नहरी दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। घग्गर प्रदेश नहरी दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। इस एरिया में एक समस्या है जिसको बोलते हैं सेम की समस्या, ठीक है। इसमें क्या होता है? पानी आ जाता है। पानी कहां से आता है? नहरों से आ जाता है, और नदी भी है, उसको क्या बोलते हैं? सेम बोलते हैं। तो पक्का नहरी पानी, नहरों से जो पानी आया उसको दलदल बोलते हैं, सेम थोड़ी बोलते हैं। नहर से पानी आ गया, किचड़ा हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? सेम बोलेंगे क्या? है? जमीन का पानी ऊपर आ जाता है, जमीन का पानी ऊपर आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वो है सेम। वो नहीं है कि नहर है उसका पानी है, फिर कोई बरसात का पानी है, वो उसको सेम नहीं बोलेंगे। सेम की समस्या में क्या होता है कि वहां का जो धरातलीय जल है ना, वो क्या जाता है? ऊपर आ जाता है, तो वो दलदली क्षेत्र बन जाता है। उससे क्या बनता है? दलदली क्षेत्र बनता है। उसको किस नाम से जानते हैं? सेम के नाम से। लिखो, घग्गर प्रदेश राजस्थान में सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है।
गगर प्रदेश सर्वाधिक सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र है। एक लाइन लिख लो सेम के बारे में। सेम की समस्या से भूमिगत जल रिसाव से, भूमिगत जल रिसाव से भूमि की ऊपरी परत का, भूमि की ऊपरी परत का दलदली होकर, भूमि की ऊपरी परत का दलदली होकर क्या हो जाती है? उपजाऊ या अनुपजाऊ? दलदली होकर उपजाऊ हो जाती है। अरे अनुपजाऊ हो जाती है, फिर काम की नहीं है वो, ठीक है। अनुपजाऊ हो जाती है, दलदली होकर अनुपजाऊ हो जाती है, उसे सेम कहते हैं। सेम की समस्या कहलाती है। इसमें सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? सेम की समस्या से सर्वाधिक है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी जगह है? सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हनुमानगढ़ है, पक्का? बटनेर नहीं है, हनुमानगढ़ में बटनेर याद आएगा तुम्हें तो। बड़ोपल एक जगह है जिसका नाम है बड़ोपल। सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बड़ोपल हनुमानगढ़ है। देखो, सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बड़ोपल हनुमानगढ़ है। अब इस सेम की समस्या का क्या करना है? समाधान करना है। तो इस जल निकासी के लिए क्या किया गया? सेम की समस्या का समाधान करने के लिए किसके साथ सहयोग समझौता किया गया? किस देश के साथ समझौता किया गया? पाकिस्तान के साथ समझौता किया गया है ना। तो उसके साथ तो समझौता करना ही नहीं है ना। वो खुद समस्याग्रस्त, समस्याग्रस्त से क्या समझौता करोगे तुम, है ना। तो नीदरलैंड, नीदरलैंड को और किस नाम से जानते हैं? नीदरलैंड का दूसरा नाम क्या है? और वहां के लोगों को क्या कहते हैं? हॉलैंड भी कहते हैं। नीदरलैंड को क्या बोलते हैं? हॉलैंड भी बोलते हैं। और हॉलैंड के वहां के निवासियों को क्या बोलते हैं? डच। क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए नीदरलैंड के साथ क्या किया गया? इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने समझौता किस देश के साथ किया? नीदरलैंड के साथ, ठीक है। तो इंडो डच समझौता बोलते हैं। डच है वहां के लोग, तो इस आधार पर इस समझौता का क्या इंडो डच के नाम से जानते हैं। लिखो, हनुमानगढ़ में सेम की समस्या के समाधान, हनुमानगढ़ में सेम की समस्या के समाधान के लिए, सेम की समस्या के समाधान के लिए नीदरलैंड के सहयोग से, नीदरलैंड के सहयोग से इंडो डच, नीदरलैंड के सहयोग से इंडो डच योजना चलाई जा रही है। नीदरलैंड के सहयोग से योजना चलाई जा रही, ठीक है। तो गगर प्रदेश समझ में आ गया, सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। फिर लिखो शेखावाटी प्रदेश, नंबर 2 पर लिखो शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में कौन कौन से आएंगे? सीकर, मेमका थाना और चूरू, ये शेखावाटी है। तो इसको किसने शुरू किया था? सामंत कौन था जिसने प्रारंभ किया था इसको? शेखावाटी को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था? एक व्यक्ति था जिसको कहते हैं शेखा, शेखा नाम के सामंत ने
शेखावटी बसाया था। ठीक है, तो ये किसके अधीन आते थे? ये किसके सामंत थे? सीकर किसके अधीन आता था? अभी किसके अधीन आता है? जयपुर के। किसके अधीन आता था? जयपुर के राजाओं के अधीन सीकर आता था। तो शेखा नाम का सामंत है, उसने। यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? यहाँ की मुख्य नदी है काटली नदी। ठीक है, लिखो शेखावाटी प्रदेश। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना। चूरू, हाँ, चूरू था ना बीकानेर के दिन। सीकर उसका जयपुर के दिन आता था, चूरू आता था बीकानेर के दिन। ठीक है ना, तो लिखो चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना। जहां शेखा सामंत का क्षेत्राधिकार था, जहां शेखा सामंत का क्षेत्राधिकार, शेखा नाम का व्यक्ति था, उसका सामंत का क्षेत्राधिकार था, इसलिए शेखावाटी प्रदेश कहलाया। शेखा नामक सामंत का क्षेत्राधिकार था, इसलिए शेखावाटी कहलाया। इस प्रदेश की मुख्य नदी कांटली है। इस प्रदेश की मुख्य नदी कांतली है। इस प्रदेश की मुख्य नदी कांतली है। वर्षा जल संग्रहण के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? हैं? कुंड बनाए जाते हैं। वर्षा जल संग्रहण के लिए यहाँ पर कुंड बनाए जाते हैं, ऐसे लिखेगा। कुआ या टांका, भीलवाड़ा में तालाब। यहाँ पे कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, और उन कच्चे कुओं को क्या बोलते हैं? हैं? जोड़ बोलते हैं। कच्चे कुओं को क्या बोलते हैं? और छोटे तालाब बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तालाब बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? छोटे तालाब बनाए जाते हैं। अरे सर बोलते हैं छोटे तालाब, इसलिए साला सर, भीम सर, जितने भी सर लगे हुए हैं ना, यहाँ पे क्या है? तो तालाब है। उन तालाब के कारण ही इनके आगे क्या लगता है? सर है। ठीक है, सबके आगे जो जितने भी सर सर लग रहे हैं, होबा सर, भीम सर भी। हाँ, सर सरोवर तो है, उसी आधार पे तो बैठा है। छोटे तालाब है ना, उनको क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं। ठीक है, और बताओ जो बड़ा तालाब या कुआ होता है, पक्का कुआ होता है, उसको किस किस नाम से जानते हैं? पक्का कुआ को क्या बोलेंगे? पक्के कुएं को किस नाम से जाना जाता है? बेरी। पक्का कुएं को बेरी बोलेंगे क्या? और कच्चे कुएं को तो अपन ने क्या बोला? जोड़ वाले बाबा के नाम से कौन जाने जाते हैं? जोड़ वाले बाबा के नाम से कौन जानते? जिसको जोड़ वाले बाबा कहते हैं। पानी वाले बाबा, ठीक वो अलवर के थे, राजेंद्र सिंह। क्या नाम से जानते हैं? राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। जोड़ वाले बाबा भी उनको बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने पानी के लिए बहुत काम किया है। ठीक है ना, तो पक्के कुओं क्या क्या नाम से जानते हैं? पक्के कुओं को नाडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाडा। पक्के कुओं को क्या बोलते हैं? नाडा बोलते हैं। और छोटे तालाब को क्या बोलते हैं? और कच्चे कुओं को क्या बोलते हैं? जोड़। तीनों टर्म याद कर लेना। जोड़ हो गया, नाडा हो गया, सर हो गया, और तीन ही तो है। चलो लिखो इसके अंदर। शेखावाटी प्रदेश में, शेखावाटी प्रदेश में जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए कुएं बनाए जाते हैं। जल संरक्षण के लिए कुएं बनाए जाते हैं, जिसे जोहड़ कहते हैं। कुएं बनाए जाते हैं,
इसे जोहड़ कहते हैं। पक्के कुओं को नाडा कहते हैं। पक्के कुओं को नाडा कहते हैं। पक्के कुओं को नाडा कहते हैं। छोटे तालाबों को सर कहते हैं। छोटे तालाबों को सर कहते हैं। पानी वाले बाबा वाटरमैन ऑफ इंडिया। पानी वाले बाबा वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से लिख लो। वाटरमैन ऑफ इंडिया या जोहड़ वाले बाबा के नाम से। जोहड़ वाले वाटरमैन ऑफ इंडिया या जोहड़ वाले बाबा के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। इन्होंने राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए कार्य किया। जल संरक्षण के लिए जोहड़ विकास कार्यक्रम चलाया। ऐसा लिख लो, जल संरक्षण के लिए जोहड़ विकास कार्यक्रम चलाया। जोहड़ विकास कार्यक्रम चलाया। बताओ बरखान किसको कहते हैं? बरखान है? बरखान किसको बोलते हैं? बरखान किसको बोलते हैं? और अपने यहाँ पे सबसे अधिक बरखान कहाँ पे है? शुरू में किस जगह पे? शुरू में नहीं पता? शुरू में तुम रहते हो अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप। गतिशील बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? बरखान। अर्धचंद्राकार अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूपों को बरखान कहते हैं। अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूपों को बरखान कहते हैं। और सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? बालेरी चूरू। बालेरी सबसे अधिक ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बालेरी चूरू में पाए जाते हैं। सबसे अधिक बालेरी चूरू में पाए जाते अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप। और शेखावाटी प्रदेश के अंदर मुख्य चीज क्या प्रसिद्ध है? इसके लिए और शेखावाटी प्रदेश जाना जाता है? नहीं पता? चित्रित हवेलियों के लिए जाना जाता है। शेखावाटी प्रदेश चित्रित हवेलियों के लिए जाना जाता। शेखावाटी प्रदेश चित्रित हवेलियों के लिए जाना जाता है। और पर्यटन की दृष्टि से शेखावाटी त्रिकोण कहते हैं। 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 समझ में आ गई बातें, है ना? कौन सा प्रदेश है ये? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कितने भागों में बांट दी? 2 भागों में। ठीक है। एक भाग को किस नाम से जानते हैं? शुष्क। और दूसरे को किस नाम से जानते हैं? अर्ध शुष्क। अच्छा, कोपेन ने जो शुष्क वाला भाग है उसको किस नाम से जाना? PWHW। और अर्ध शुष्क वाले भाग को किस नाम से जाना?
BSHW। BWSW को किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। और BSHW को उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, फिर अपन ने बात की यहाँ पे मुख्य नदी कौन सी होगी? लूणी। कांटली नहीं, इसमें नहीं है। कौन सी है? लूणी। यही रहो, क्लास से बाहर मत जाओ, अभी है ना, खत्म नहीं हुई है। कौन सी है? लूणी। और मुख्य नहर कौन सी हो गई? IGNP, जिसको किस नाम से जानते हैं? मारूगंगा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पे जो मरुद्भिद जीरोफाइट प्रकार की क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार कौन सी यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है? तो एंटीसोल और एरिडोसोल प्रकार की मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, फिर अपन ने बात की कि यहाँ पे दूसरा कौन सा प्रदेश था? शेखावाटी प्रदेश। और शेखावाटी प्रदेश में क्या होता है? कौन से व्यक्ति थे? सामंत। शेखा नाम के सामंत थे। और यहाँ पे कौन सी नदी है? तो कांतली नदी है। ठीक है, फिर अपन ने बात की वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? हैं? राजेंद्र सिंह को जानते हैं। नाडा किसको बोलते हैं? और जोड़ किसको बोलते हैं? छोटे कुएं को या कच्चे कुएं को? कच्चे कुएं को। और छोटे तालाब को किस नाम से जानते हैं? सर के नाम से जानते हैं, है ना। तो आज घग्गर प्रदेश हो गया, शेखावाटी प्रदेश हो गया। ठीक है, फिर अगली क्लास में करते हैं अपन। ओके, थैंक यू।